हेलो नमस्कार जय हिंद। कुछ दिन से आप लोग को वीडियो नहीं मिल रहा था। इसका कारण थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था, इसके कारण वीडियो नहीं मिल रहा था। लेकिन अब कंटिन्यू वीडियो मिलते रहेगा, आप क्लास कंटिन्यू करते रहिए। आइए हम समझेंगे। अगला चैप्टर आज से पढ़ेंगे उत्तर मुगल कालीन बादशाह। कैसे देखेंगे कि औरंगजेब के निधन के बाद किस तरह मुगलों का पतन होना शुरू हो जाता है, और जो मुगल का पूरा भारत में जो साम्राज्य था वो धीरे धीरे सिर्फ दिल्ली के लाल किला में आके सिमट जाता है। और देखेंगे किस तरह नए नए स्वतंत्र राज्यों का स्थापना होता है। उसके बाद जानेंगे किस तरह मुगल पे अंग्रेजों द्वारा अधिकार कर लिया जाता है। तो आइए समझते हैं। आप लोग लगातार पढ़ते रहिए, अपना मेहनत करते रहिए। मेहनत हमेशा जरूरी रहता है दोस्त। आप अपना मेहनत हमेशा करते रहिए, कंटिन्यू करते रहिए, पढ़ते रहिए। कहते हैं ना दोस्त, ये मंजिल बड़ी जिद्दी होती है, हासिल कहाँ नसीबों से होती है, मगर वहां तूफान भी हार जाते हैं जहां कश्तियां जिद पर अड़ी होती है। तो इसी के साथ आज का क्लास शुरू करते हैं। पढ़ते हैं आज उत्तर मुगल कालीन बादशाह। उत्तर मुगल कालीन बादशाह। थोड़ा सा हो सकता है ये रेड वाला नहीं दिख रहा हो, तो अब हम ब्लू से लिखते हैं। उत्तर मुगल कालीन बादशाह के बारे में समझेंगे। उससे पहले जान लेते हैं थोड़ा सा कि मुगल वंश का स्थापना कौन करता है, कब से कब तक मुगल वंश का कार्यकाल रहता है। समझते हैं मुगल वंश। आप लोग सुने होंगे कि मुगल वंश का स्थापना बाबर के द्वारा किया जाता है। बाबर के द्वारा 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध में, उस समय दिल्ली में शासक रहता है लोधी वंश का, और लोधी वंश का शासक रहता है इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 1526 ईस्वी में। उसमें इब्राहिम लोधी का हार हो जाता है, और इब्राहिम लोधी को उसी मैदान में, मतलब पानीपत के मैदान में, बाबर के द्वारा मार भी दिया जाता है। आप ये भी जानिएगा, ये भी सुनिएगा, जब मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़िएगा, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान है इब्राहिम लोधी, जो युद्ध के मैदान में मारा जाता है। तो इसी के साथ मुगल वंश में, मुगल वंश का देखेंगे। मुगल वंश का संस्थापक रहता है, संस्थापक के बारे में, मुगल वंश का संस्थापक रहता है बाबर। बाबर बाबर का कार्यकाल देखिएगा 1526 से लेके 1530 तक रहता है। बाबर के बाद उसका पुत्र हुमायूं, गद्दी पे बैठता है। 1530 ईस्वी से लेके 1540 ईस्वी तक रहता है। फिर बीच में 15 वर्षों तक सूरी वंश का शासक रहता है। जानेंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास पढ़ेंगे तो। उसके बाद 1555 ईस्वी से 1556 ईस्वी में पुनः हुमायूं दिल्ली का गद्दी प्राप्त करता है। हुमायूं के बाद उसका पुत्र अकबर मुगल बादशाह बनता है। अकबर का कार्यकाल देखिएगा 1556 से लेके 1605 ईस्वी तक। फिर अकबर के बाद उसका पुत्र जहांगीर जहांगीर मुगल बादशाह बनता है। जहांगीर का कार्यकाल 1605 से लेके 1627 ईस्वी तक। फिर जहांगीर के बाद उसका पुत्र शाहजहां अगला मुगल बादशाह बनता है। शाहजहां का कार्यकाल देखिएगा 1600 से 1628 में शाहजहां गद्दी पर बैठता है। 1627 से लेके 1658 ईस्वी तक। फिर शाहजहां के बाद उसका पुत्र देखिएगा औरंगजेब। औरंगजेब गद्दी पर बैठता है 1658 से लेके 1707 ईस्वी तक। यह जो मतलब छह गो शासक देख रहे हैं, छह ठो शासक देख रहे हैं, ये पूर्व मुगल काल कहा जाता है। इसे पूर्ववर्ती मुगल काल इसको हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास में पढ़ेंगे। इसका कहा, इसके बारे में सब मध्यकालीन भारत के इतिहास में पढ़ेंगे। लेकिन इसके बाद जो मुगल बादशाह बनता है उसके बारे में हम लोग उत्तर मुगल कालीन बादशाह के बारे में, उत्तर मुगल काल का मतलब लास्ट में, मतलब अंतिम से मुगल बादशाह कौन बनता है उसके बारे में यहाँ से जानेंगे। औरंगजेब का पुत्र आता है बहादुर शाह प्रथम। यहाँ लिखते हैं बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम 1707 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है, मतलब मुगल बादशाह बनता है। 1712 ईस्वी तक रहता है। फिर बहादुर शाह प्रथम के बाद
जहांदार शाह गद्दी पर बैठता है 1712 से लेके 1713 ईस्वी तक, 1 साल के लिए ये बादशाह बनता है। जहांदार शाह के बाद फारूक सियर 1713 से लेकर 1719 ईस्वी तक रहता है। फारूक सियर के बाद रफी उद दरजात फरवरी 1719 से लेकर जून 1719 तक रहता है। रफी उद दरजात के बाद रफी उद दौला जून 1719 से लेकर सितंबर 1719 तक शासक रहता है। रफी उद दौला के बाद मोहम्मद शाह रंगीला का कार्यकाल देखिएगा तो सितंबर 1719 से लेकर 1748 ईस्वी तक शासक रहता है। मोहम्मद शाह रंगीला के बाद अहमद शाह शासक बनता है। अहमद शाह 1748 से लेकर 1754 ईस्वी तक शासक रहता है। अहमद शाह के बाद आलमगीर सेकेंड शासक बनता है। 1754 से लेकर 1758 ईस्वी तक यह मुगल बादशाह रहता है। आलमगीर सेकेंड के बाद शाह आलम सेकेंड 1758 से लेकर 1806 तक शासक रहता है। शाह आलम सेकेंड के बाद अकबर सेकेंड 1806 से लेकर 1837 तक शासक रहता है। अकबर सेकेंड के बाद बहादुर शाह द्वितीय 1837 से लेकर 1857 तक रहता है। यह जो शासक देखे हैं बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, फारूक सियर, रफी उद दरजात, रफी उद दौला, मोहम्मद शाह रंगीला, अहमद शाह, आलमगीर सेकेंड, शाह आलम सेकेंड, अकबर सेकेंड, बहादुर शाह सेकेंड, यही सब शासक के बारे में पढ़ेंगे। इसे ही कहा जाता है उत्तर मुगल कालीन बादशाह। क्योंकि औरंगजेब के निधन के बाद इसको हम पढ़ते हैं आधुनिक भारत के इतिहास में, और पूर्व मुगल कालीन बादशाह के बारे में पढ़ते हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास में। तो इसके बारे में हम लोग मध्यकालीन इतिहास में पढ़ेंगे, लेकिन इसके बारे में हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास में पढ़ते हैं। जानेंगे कि इस सब के शासन काल में कौन कौन सा कार्य हुआ, क्या क्या प्रमुख है, वही बात जानना है। तो आइए समझते हैं। ये सब आप लिख लीजिएगा, नोट्स कर लीजिएगा। सोचिएगा कि इतना शासक का नाम कैसे याद होगा। जब आप 1 से 2 बार लिखिएगा, तो 1 बार लिखिएगा, 2-3 बार पढ़िएगा, तो आपको धीरे धीरे सब दिमाग में बैठने लगता है। कार्यकाल बहुत जरूरी रहता है। कार्यकाल याद रखने से आपको बहुत सारा क्वेश्चन सोल्व करने में आसानी होता है। तो इसको आप कार्यकाल के माध्यम से आप याद रखिएगा, धीरे धीरे याद हो जाता है। आप याद करिएगा तो धीरे धीरे याद हो जाता है। और समझेंगे, जब इसके बारे में समझेंगे कि कौन सा कार्य किया नहीं किया, तब आपको और आसान लगने लगेगा। शुरुआती समय में लगेगा कि ये बहुत सारा बादशाह है, कैसे याद करेंगे। लेकिन कभी भी आपको डरना नहीं है, आपको याद करना है, समझना है, उसके बाद याद करना है कि कौन कौन सा कार्य किया। धीरे धीरे आपको याद होने लगेगा। तो चलिए इसी के साथ हम लोग समझते हैं एक पूर्ववर्ती मुगल काल, ये उत्तरवर्ती मुगल काल। इसी के शासक के बारे में आज के क्लास में हम लोग देखेंगे। आइए सबसे पहले समझते हैं हम बहादुर शाह प्रथम के बारे में। बहादुर शाह, देखिए उससे पहले देखिए औरंगजेब का निधन होता है। औरंगजेब का निधन हो जाता है। औरंगजेब का निधन हो जाता है 3 मार्च 1707 ईस्वी को अहमदनगर के किला में हो जाता है। अहमदनगर के किला में। अहमदनगर कहाँ है? अभी जो वर्तमान में देखिएगा अहमदनगर, तो अहमदनगर का नाम चेंज कर दिया गया है। इसका नाम है अहल्या नगर।
अहिल्यानगर कहाँ है? महाराष्ट्र में स्थित है। आप जानेंगे अहिल्याबाई होलकर मराठों में एक शासिका हुई है अहिल्याबाई होलकर, तो उसी के नाम पे अहमदनगर का नाम अहिल्यानगर कर दिया गया है, जो महाराष्ट्र में स्थित है। औरंगजेब का निधन हो जाता है 3 मार्च 1707 ईस्वी को। जब 3 मार्च 1707 ईस्वी को औरंगजेब का निधन हो जाता है, कहाँ होता है? तो अहमदनगर के किला में होता है। तो जब हम लोग औरंगजेब के बारे में पढ़ते हैं तो देखते हैं किस तरह औरंगजेब अपने भाई का हत्या करके मुगल गद्दी प्राप्त करता है। उसी तरह औरंगजेब का पुत्र 4 ठो पुत्र था औरंगजेब का। आजम, मुअज्जम, मुअज्जम, आजम, मुअज्जम, आजम, कामबख्श। एक पुत्र आता है मोहम्मद अकबर। इसका निधन 1682 में हो जाता है। उत्तराधिकार के संघर्ष में ये तो रहता नहीं, ये 3 का पुत्र आता है, मुअज्जम, आजम और कामबख्श। मुअज्जम देखिएगा उस समय काबुल का सूबेदार रहता है। आजम गुजरात का सूबेदार रहता है। ये सब सूबेदार कहाँ कहाँ का रहता है? सूबेदार कहाँ का? काबुल का रहता है मुअज्जम, आजम गुजरात का, और कामबख्श रहता है बीजापुर का। सब औरंगजेब के समय में ये सब सूबा था। सूबा का जो अधिपति होता है, राजा होता है, उसे सूबेदार कहा जाता है। तो मुअज्जम काबुल का सूबेदार था, आजम गुजरात का सूबेदार था, और कामबख्श बीजापुर का सूबेदार था। देखिए होता क्या है, औरंगजेब का निधन होता है अहमदनगर में। औरंगजेब के समय में उसका राजधानी आता है दिल्ली। तो दिल्ली का शासक बनना चाहता है मुअज्जम भी, आजम भी और कामबख्श भी। तो मान लीजिए दिल्ली यहाँ है, दिल्ली के नीचे आप गुजरात देखे होंगे, बीजापुर कर्नाटक में स्थित है, और काबुल अफगानिस्तान का राजधानी है। तो मुअज्जम और आजम दिल्ली पर अधिकार करने के लिए चलता है। जब दिल्ली पर अधिकार करने के लिए दोनों जाता है, तो यह दोनों का सेना आगरा के निकट जजौ में, जजौ कहाँ स्थित है? आगरा के पास स्थित है। जजौ का युद्ध होता है। देखिए दिल्ली की गद्दी प्राप्त करने के लिए तीनों भाई के बीच उत्तराधिकार का संघर्ष शुरू होता है। उत्तराधिकार के संघर्ष में सबसे पहले जजौ का युद्ध होता है। जजौ का युद्ध किसके किसके बीच में होता है? तो मुअज्जम और आजम के बीच में होता है। देखिए यही मुअज्जम आगे जब बैठेंगे गद्दी पे तो बहादुर शाह प्रथम के नाम से दिल्ली का शासक बनता है। मुअज्जम और आजम के बीच में जजौ का युद्ध होता है। जजौ कहाँ स्थित है? जजौ जगह का नाम है, जिस जगह पे युद्ध होता है उस जगह का नाम आगरा के पास स्थित है। कब होता है? तो 1707 ईस्वी में। इस जजौ के युद्ध में किसके किसके बीच जजौ का युद्ध होता है? तो मुअज्जम और आजम के बीच में। इसमें आजम हार जाता है, मुअज्जम युद्ध जीत जाता है, और युद्ध जीत के दिल्ली का बादशाह बनता है। यही मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। आजम युद्ध हार जाता है, लेकिन कामबख्श अभी बचा हुआ है। तो मुअज्जम और कामबख्श के बीच में बीजापुर का युद्ध होगा। ये समझते हैं, ये बीजापुर का संघर्ष, बीजापुर का युद्ध। बीजापुर कर्नाटक में स्थित है। 1708 से लेके 1709 तक संघर्ष चलता है। किसके किसके बीच में ये युद्ध होता है? तो मुअज्जम और कामबख्श के बीच में, इसमें कामबख्श हार जाता है और मुअज्जम युद्ध जीत जाता है। इसके साथ मुअज्जम दिल्ली की गद्दी पर बहादुर शाह प्रथम के नाम से शासक बनता है। तो यह बात समझना है कि औरंगजेब का निधन कब हो जाता है? तो 1707 ईस्वी में हो जाता है। एक भी डेट पूछा गया है बिहार दरोगा के एग्जाम में कि औरंगजेब का निधन कब हो जाता है, तो 1707 ईस्वी में हो जाता है। कहाँ हो जाता है? तो अहमदनगर के किला मतलब दुर्ग में हो जाता है। उस समय दक्षिण भारत में औरंगजेब मतलब रहता है। अहमदनगर महाराष्ट्र में स्थित है। अहमदनगर का नया नाम कर दिया अहिल्यानगर। औरंगजेब के निधन के बाद उसके पुत्रों में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष शुरू हो जाता है। औरंगजेब का पुत्र देखेगा तो 4 ठो पुत्र आता है, मुअज्जम, आजम, कामबख्श और मोहम्मद अकबर। मोहम्मद अकबर का निधन
1682 ईस्वी में हो जाता है। सबसे पहले यही औरंगजेब का विद्रोही पुत्र बन गया था, इसके कारण औरंगजेब ही इसका हत्या करवा देता है। फिर मुअज्जम और आजम के बीच में देखिए, मुअज्जम कहाँ का सूबेदार रहता है तो काबुल का, आजम कहाँ का सूबेदार रहता है तो गुजरात का, और कामबख्श कहाँ का सूबेदार रहता है तो बीजापुर का। तो मुअज्जम और आजम देखिए इस तरह देखिएगा, नहीं यह क्षेत्र आपको मिलेगा काबुल का, यह वाला क्षेत्र गुजरात का क्षेत्र है, और यह वाला क्षेत्र उस समय बीजापुर का क्षेत्र। और यहाँ पर अधिकार करना है, तो काबुल से चलता है मुअज्जम और गुजरात से चलता है आजम, और यहाँ पे युद्ध होता है जजौ का युद्ध। फिर उसके बाद बीजापुर का संघर्ष होगा, तो ये आपको मैप में दिखा दिए। तो मुअज्जम और आजम के बीच में जजौ का युद्ध होता है 1707 ईस्वी में, उसमें मुअज्जम युद्ध जीत जाता है और आजम युद्ध हार जाता है। फिर मुअज्जम और कामबख्श के बीच में बीजापुर का युद्ध होता है, बीजापुर का संघर्ष होता है यहाँ पे, इसमें भी मुअज्जम युद्ध जीत जाता है, कामबख्श युद्ध हार जाता है। उसके बाद समझते हैं, इतना बात समझ गए होंगे आप लोग। इसके बाद समझते हैं, वही मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम के नाम से मुगल बादशाह बनता है। बहादुर शाह प्रथम के नाम से मुगल गद्दी पर बैठता है। कब बैठता है तो 1707 से लेके और 1712 ईस्वी तक। अब इसके बारे में समझेंगे, ये कौन कौन सा काज करता है। देखिए, औरंगजेब बहुत कट्टर शासक रहता है, इसके कारण हिंदू सिख सबसे औरंगजेब का विवाद रहता है। जब बहादुर शाह प्रथम गद्दी पर बैठता है तो यह मराठों के साथ, समय देखिएगा मराठों का, उस समय मराठों का पेशवा रहता है शिवाजी सेकेंड। जब मराठा में पढ़ेंगे तो जानेंगे कि साहू जी को कैद करके रखने का, साहू जी कौन है मराठा में समझ लेंगे। तो मराठों का शासक रहता है साहू जी। साहू जी को कैद से आजाद कर देता है, साहू जी को कैद से आजाद कर देता है, और मराठों, राजपूतों और सिख के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाता है, मैत्रीपूर्ण संबंध बनाता है। तो यह आपको जानना है, मराठों, राजपूतों और सिखों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाता है। लेकिन 1708 ईस्वी में 1708 ईस्वी में 10वां सिख गुरु, 10वां सिख गुरु 1708 ईस्वी में 10वां सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह का हत्या गुलखा नामक पठान के द्वारा कर दिया जाता है। कहाँ कर दिया जाता है? नांदेड़ में। नांदेड़ में, नांदेड़ कहाँ है तो महाराष्ट्र में स्थित है। तो 10वां गुरु गुरु गोविंद सिंह का हत्या, गुरु गोविंद सिंह और बहादुर शाह प्रथम के बीच में 1707 ईस्वी में मैत्रीपूर्ण संबंध बनता है। लेकिन एक मुसलमान द्वारा, गुलखा मतलब पठान द्वारा गुरु गोविंद सिंह का हत्या कर दिया जाता है नांदेड़ में। उसके बाद फिर से सिख और बहादुर शाह के बीच में संघर्ष शुरू हो जाता है। सिख और बहादुर शाह के बीच में संघर्ष, इसके बाद सिख और मुगल बादशाह के बीच फिर से संघर्ष शुरू हो जाता है। संघर्ष शुरू हो जाता है।
देखिए अब मुगल बादशाह सिख के तरफ से कौन युद्ध का नेतृत्व करता है? एक नेता के तौर पर एक नेता। देखिए जब सिख पढ़ेंगे तो समझेंगे कि गुरु गोविंद सिंह के बाद कोई सिख का अगला गुरु नहीं बनता है। उसके बाद सिख में एक नेता का पद आता है और नेता का वो नेता आता है बंदा बहादुर। यही बंदा बहादुर से संघर्ष करते हुए बहादुर शाह प्रथम का निधन हो जाता है 1712 ईस्वी में। 1712 ईस्वी में इसके बाद बहादुर शाह के बारे में, यह सबसे अधिक उम्र में मुगल बादशाह बनने वाला है। 65 वर्ष की उम्र में, 65 वर्ष के आयु में मुगल बादशाह बनता है। मुगल बादशाह बनता है। सबसे अधिक आयु में मुगल बादशाह बनने वाला शासक कौन है? तो बहादुर शाह प्रथम है। यह बात आपको लिख लेना है कि सबसे अधिक आयु में मुगल बादशाह बनने वाला शासक कौन है? तो बहादुर शाह प्रथम है। उसके बाद एक इतिहासकार हुआ खफी खान। खफी खान नामक इतिहासकार ने इसे शाह ए बेखबर का उपाधि दिया था। शाह ए बेखबर के नाम से किसे जाना जाता है? यह क्वेश्चन पूछता है बार बार कि शाह ए बेखबर के नाम से किसे जाना जाता है? तो बहादुर शाह प्रथम को जाना जाता है। किसने यह उपाधि दिया था? तो एक इतिहासकार हुआ है खफी खान। खफी खान जो है इसे शाह ए बेखबर का उपाधि दिया था। इसके बाद इसके बारे में जसुआ केटेलार के नेतृत्व में डच प्रतिनिधि मंडल इसके दरबार में आया था। पूछेगा जसुआ केटेलार के नेतृत्व में डच प्रतिनिधि मंडल किसके दरबार में आया था? तो बहादुर शाह प्रथम के दरबार में आया था। इसके बाद इसके बारे में एक बार और याद रखना है, सिडनी ओवन ब्रिटिश इतिहासकार हुआ है सिडनी ओवन। सिडनी ओवन कौन है? ब्रिटिश इतिहासकार है। यह कौन है? ब्रिटिश इतिहासकार। सिडनी ओवन का कहना था इसके बारे में, बहादुर शाह प्रथम के बारे में, यह अंतिम मुगल बादशाह है जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहा जा सकता है। इसके बारे में बहादुर शाह प्रथम के बारे में सिडनी ओवन क्या बोलता है? यह अंतिम मुगल बादशाह है जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। देखिए बहादुर शाह प्रथम का इसका मूल नाम था मुअज्जम। बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठता है। कब गद्दी पर बैठता है? तो 1707 से लेकर 1712 ईस्वी तक 65 वर्ष की आयु में मुगल बादशाह बनता है। तो सबसे अधिक आयु में मुगल बादशाह बनने वाला शासक कौन है? तो बहादुर शाह प्रथम है। इसके बारे में याद रखना है कि यह मराठों का एक शासक हुआ है साहू जी को मुगल कैद से आजाद कर देता है और मराठों, राजपूतों और सिखों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाता है। इसी के शासनकाल में 1708 ईस्वी में 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह का हत्या गुलखा नामक पठान के द्वारा नांदेड़ में कर दिया जाता है। नांदेड़ महाराष्ट्र में स्थित है। उसके बाद सिख और मुगल के बीच में फिर से संघर्ष शुरू हो जाता है। जब हम पढ़ेंगे औरंगजेब के शासनकाल में देखेंगे सिख और मुगल के बीच में खूब सारा संघर्ष होता है, लेकिन वह संघर्ष बहादुर शाह प्रथम के कार्यकाल में कुछ दिन के लिए रुकता है। लेकिन जब गुरु गोविंद सिंह का हत्या हो जाता है तो फिर से सिख और मुगल के बीच में संघर्ष शुरू हो जाता है। इस बार सिख का नेतृत्व बंदा बहादुर कर रहा था और बंदा बहादुर से ही संघर्ष करते हुए
बहादुर शाह प्रथम का मृत्यु हो जाता है 1712 ईस्वी में। इसी के बारे में खफी खां नामक इतिहासकार ने बोला कि यह शाह बेखबर, मतलब खफी खां नामक इतिहासकार इसे शाह बेखबर का उपाधि दिया। मतलब शाह बेखबर ऐसा शासक है जिसको अपने शासन में क्या हो रहा है इसको पता ही नहीं है, इसलिए इसे शाह बेखबर का उपाधि दिया। सिडनी ओवन ब्रिटिश इतिहासकार है, इसके बारे में बोलता है, बहादुर शाह प्रथम के बारे में बोलता है, यह अंतिम मुगल बादशाह है जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। तो यह बात आप नोट बना के लिख लीजिएगा। और हाँ, डच प्रतिनिधि मंडल इसके दरबार में पहुंचा था, किसके नेतृत्व में? तो जसुआ केटेलार के नेतृत्व में। इतना बात आपको जानना है इसके बारे में, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं जानना है बहादुर शाह प्रथम के बारे में। इसका मूल नाम क्या था? मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठा था। इसे ही शाह आलम प्रथम के नाम से जाना जाता है। तो बहादुर शाह प्रथम को ही शाह आलम प्रथम के नाम से जाना जाता है। और इसे ही इसका मूल नाम मुअज्जम था। मूल नाम क्या था? मुअज्जम था। तो इतना बात आप इसके बारे में नोट कर लीजिएगा। हम इसको मिटा रहे हैं, अगले शासक के बारे में देखेंगे। देखिए, बहादुर शाह प्रथम का जब 1712 ईस्वी में निधन हो जाता है, बहादुर शाह प्रथम को 4 पुत्र रहता है। बहादुर शाह प्रथम से 4 पुत्र रहता है। अजीम मुस्सान, रफी उस शान, जहांदार शाह और जमान शाह। बहादुर शाह प्रथम को भी कितना पुत्र रहता है? 4 पुत्र रहता है। कौन कौन रहता है? अजीम उस्सान, रफी उस्सान, जहांदार शाह और जमान शाह। देखिए, अगला शासक हम जब शासक का कार्यकाल पढ़ रहे थे तो जहांदार शाह शासक बनता है। अजीम उस्सान का पुत्र रहता है फर्रुखसियत। यह आप बना लीजिए। रफी उस्सान का 2 पुत्र रहता है। देखिए, सबका पुत्र नहीं, लेकिन इसका पुत्र, मतलब सबका पुत्र के बारे में याद नहीं रखना है, लेकिन इसका पुत्र मतलब शासक बनता है, उसी के बारे में याद रखना है। रफी उफ दर्जात, इसी का पुत्र आता है रफी उद्दौला। रफी उद्दौला का पुत्र आता है मोहम्मद शाह रंगीला। जहांदार शाह का पुत्र आता है आलमगीर सेकेंड। मुजुद्दीन नाम रहता है इसका, जो आलमगीर सेकेंड के नाम से गद्दी पर बैठता है। और इसी का पुत्र आता है शाह आलम सेकेंड। तो ये पुत्र का गति है। बहादुर शाह प्रथम का 4 पुत्र आता है, अजीम उस्सान, रफी उस्सान, जहांदार शाह, जमान शाह। अजीम उस्सान का पुत्र आता है फर्रुखसियत। जब हम शासक का कार्यकाल दिखा रहे थे उसके बारे में फर्रुखसियत के कार्यकाल देखे थे, 1713 से लेकर 1719। फिर रफी उस्सान का पुत्र आता है रफी उद्दौला। फिर रफी उद्दौला का पुत्र आता है मोहम्मद शाह रंगीला। जहांदार शाह का पुत्र आता है मुजुद्दीन, जो आलमगीर सेकेंड के नाम से शासक बनता है। आलमगीर सेकेंड का पुत्र आता है शाह आलम सेकेंड। देखिए, इसके बारे में याद रखना है। होता क्या है, जब बहादुर शाह का निधन हो जाता है 1712 ईस्वी में, तो यह 4 पुत्र फिर से उत्तराधिकार के संघर्ष में, यह चारों पुत्र के बीच में मतलब शासक बनने का संघर्ष शुरू हो जाता है। लेकिन शासक बनता है कौन? जहांदार शाह।
जहांदार शाह जो है जुल्फिकार खां के मदद से शासक बनता है। अब यह जुल्फिकार खां कौन था? ईरानी गुट के व्यक्ति थे जुल्फिकार खां, उसके मदद से शासक बनता है जहांदार शाह। तो थोड़ा सा यहाँ पे हम गुट के बारे में समझ लेते हैं, मुगल दरबार के कुछ गुट। यह आप लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए इसी तरह से, आपको ये सब आगे समझने में आसानी होगा। हम समझ लेते हैं मुगल दरबार के कुछ गुट। मुगल दरबार के कुछ गुट। देखिए, सबसे पहले ईरानी गुट। ईरानी गुट, यह ईरान के थे, यह लोग ईरान के थे, यह लोग ईरान के थे। अब शिया मुसलमान थे, शिया मुसलमान थे। आप समझेंगे जब हम मुसलमान मतलब मुस्लिम धर्म का उदय पढ़ेंगे, उसके बारे में समझेंगे किस तरह पैगंबर मोहम्मद के निधन के बाद मुस्लिम धर्म दो पंथों में विभाजित हो जाता है, शिया और सुन्नी। तो उसमें यह शिया मुसलमान थे। ईरानी गुट में दो व्यक्ति का नाम याद रखना है, जुल्फिकार खां, जुल्फिकार खां और शहादत खां। शहादत खां, यह शहादत खां अवध में स्वतंत्र शासन का स्थापना करता है। ईरानी गुट के बाद हिंदुस्तानी गुट। हिंदुस्तानी गुट, यह हिंदुस्तान के मुसलमान थे, यह हिंदुस्तान के मुसलमान थे। इसमें आपको याद रखना है सैयद बंधु। सैयद बंधु में आगे लिखेंगे, सैयद बंधु में हुसैन अली खां, और अब्दुल्ला खां, यह दो भाई रहता है, इसी को ही सैयद बंधु कहा जाता है। उसके बाद आपको याद रखना है तुरानी गुट, यह तुर्की के थे, तो यह खास करके मध्य एशिया के थे, यह मध्य एशिया के मुसलमान थे। यह सुन्नी मुसलमान थे, यह भी सुन्नी थे। इसमें तुरानी गुट में आपको याद रखना है चिंकिलीज खां, जिसे निजाम मुल्क के नाम से जानते हैं, चिंकिलीज खां, जो हैदराबाद में स्वतंत्र शासन का स्थापना करेगा, चिंकिलीज खां। उसके बाद आपको चौथा में याद रखना है अफगानी गुट, यह अफगान पठान थे, यह अफगान के पठान थे। इसमें आपको मोहम्मद अली मोहम्मद और बंगस खां के बारे में याद रखेंगे। अली मोहम्मद दाऊद खां और उसका पुत्र आता है अली मोहम्मद, जो देखेंगे आगे जाके यह सब एक स्वतंत्र शासन का स्थापना करता है। और बंगस खां फर्रुखाबाद में स्वतंत्र शासन का स्थापना करता है, और यह लोग रुहेलखंड में स्वतंत्र शासन का स्थापना करता है। तो इसके बारे में समझेंगे। मुगल दरबार के कुछ गुट के बारे में, ईरानी गुट के बारे में आपको याद रखना है, यह लोग ईरान के थे, शिया मुसलमान थे। इसमें जुल्फिकार खां का नाम आगे आएगा, जुल्फिकार खां। शहादत खां का नाम आगे आएगा, शहादत खां के बारे में समझेंगे। हिंदुस्तानी गुट, यह हिंदुस्तान के मुसलमान थे। इसमें सैयद बंधु इंपॉर्टेंट है, सैयद बंधु में दो व्यक्ति थे, हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां। फिर तुरानी गुट के बारे में याद रखना, यह मलेशिया के थे, खास करके तुर्की के लोग थे, समझिए, तुर्की के मुसलमान थे, यह भी सुन्नी मुसलमान थे।
इसमें याद रखना है चिनकिलीज खां के बारे में, जो हैदराबाद में स्वतंत्र शासन का स्थापना करता है। अफगानी गुट, या अफगान के पठान थे। या दाऊद खां और मोहम्मद अली खां, दाऊद खां और मोहम्मद अली खां, जो आप देखेंगे रुहेलखंड में स्वतंत्र शासन का स्थापना करता है। और बंगस खां पठान, भारत में पठान राज्य का स्थापना करता है। इस सब के बारे में समझेंगे, इसका क्या क्या मतलब। कभी कभी मुगल दरबार में ईरानी गुट का प्रभाव बढ़ता है, कभी हिंदुस्तानी गुट का प्रभाव बढ़ता है, कभी तुरानी गुट का प्रभाव बढ़ता है। अफगानी गुट अपना प्रभाव उतना नहीं बना पाता है मुगल दरबार में, लेकिन यह तीनों गुट का प्रभाव बारी बारी से आता है। इसी के बारे में समझेंगे, कब किसका प्रभाव आता है और किसके मदद से अगला मुगल बादशाह बनता है। तो यह बात आप समझ गए होंगे, यह आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम समझते हैं अगला मुगल बादशाह। अगला मुगल बादशाह बनता है जहांदार शाह। देखिए, जब बहादुर शाह प्रथम का जब निधन हो जाता है, तो उसका शव बहुत दिन तक ऐसे पड़ा रहता है, क्योंकि उसका चारों पुत्र आपस में संघर्ष करते रहता है, मतलब मुगल बादशाह बनने के लिए। तो यह बात की आप याद रखिएगा, कभी क्वेश्चन आ जाएगा कि ऐसा कौन सा मुगल बादशाह रहा जो मरने के बाद कुछ दिन तक उसका शव ऐसे ही पड़ा रहा था। तो बहादुर शाह प्रथम था। बहादुर शाह प्रथम के बाद अगला मुगल बादशाह बनता है जहांदार शाह। अगला मुगल बादशाह बनता है जहांदार शाह। जहांदार शाह 1712 से लेके 1713 ईस्वी तक मुगल बादशाह बनता है। एक साल के लिए मुगल बादशाह बनता है। सबसे पहले इसके बारे में यह बात याद रखना है, या किसके मदद से मुगल बादशाह बनता है। तो जुल्फिकार खां की मदद से। अभी आपको बताए थे, तो जुल्फिकार खां कौन था? ईरानी गुट के व्यक्ति थे जुल्फिकार खां। जुल्फिकार खां के मदद से यह मुगल बादशाह बनता है। यह मुगल बादशाह बनता है। उसके बाद इसके बारे में यह बात याद रखना है, इन्होंने जजिया कर पर प्रतिबंध लगाया था। पूरी तरह से जजिया कर हम देखेंगे मोहम्मद तरंगीला के समय में खत्म होगा, लेकिन जजिया कर पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया था। जजिया कर पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया था जहांदार से। इसका संबंध लाल कुंवर नामक लड़की से था। अब इसके बारे में क्यों याद रखना है? क्योंकि इसका प्रभाव शासन प्रशासन में यह हस्तक्षेप करती थी। शासन प्रशासन में यह हस्तक्षेप करती थी, इसीलिए इसे लापरवाह या लंपट मूर्ख कहा जाता है, या लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख के नाम से भी, लापरवाह या लंपट मूर्ख के नाम से, क्योंकि यह अपनी प्रेमिका लाल कुंवर नामक लड़की, मतलब इसकी प्रेमिका रहता है जहांदार शाह का। यह शासन प्रशासन में खूब हस्तक्षेप करती है, यह कुछ नहीं बोलता है, इसी के कारण इसे लंपट मूर्ख कहा जाता है। और इसके बारे में आमेर के शासक, आमेर वर्तमान का जयपुर, पहले उसे क्या कहा जाता था? आमेर। आमेर के शासक जयसिंह को मिर्जा राजा का उपाधि देकर मालवा का सूबेदार बनाता है। मालवा का सूबेदार बनाता है।
आमेर के शासक जयसिंह को मिर्जा राजा का उपाधि देकर मालवा का सूबेदार बनाता है। और मारवाड़ का शासक, मारवाड़ अभी का जोधपुर, अभी का जोधपुर जो वर्तमान में अभी जोधपुर देख रहे हैं, आमेर पहले उसे अभी का जयपुर, उसी के आसपास के क्षेत्र को अभी जोधपुर के आसपास के क्षेत्र मारवाड़, मारवाड़ के शासक, मारवाड़ के शासक अजीत सिंह को महाराजा का उपाधि देकर गुजरात का सूबेदार बनाता है। राजपूतों से अपना संबंध अच्छा करने के लिए यह आमेर के शासक जयसिंह को मिर्जा राजा को उपाधि देता है और कहाँ का सूबेदार बनाता है, मालवा का सूबेदार बनाता है। और मारवाड़, मारवाड़ का शासक रहता है अजीत सिंह। मारवाड़ किसको कहेंगे, अभी का जोधपुर को मारवाड़ कहेंगे। मारवाड़ का शासक अजीत सिंह को महाराजा का उपाधि देता है और गुजरात का सूबेदार बनाता है। देखिए यह मैप देखिएगा, ये राजस्थान का मैप अलग, यहाँ देखिएगा जयपुर है और यहाँ देखिएगा जोधपुर है। जब आप मैप में देखिएगा तो राजस्थान के नीचे में गुजरात है और राजस्थान के पूर्व में देखिएगा जहाँ मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश के इसी क्षेत्र को मालवा कहा जाता है। तो देखिए जयपुर के नजदीक है कौन सा क्षेत्र, मालवा, इसलिए जयपुर के शासक, जयपुर के शासक जयसिंह को, जिसे आमेर कहा जाता है, आमेर के शासक जयसिंह को मिर्जा राजा को उपाधि देता है और मालवा का सूबेदार बनाता है। और मारवाड़ का शासक अजीत सिंह को मिर्जा महाराजा को उपाधि देता है और गुजरात का सूबेदार बनाता है, क्योंकि जोधपुर से निकट कौन है, गुजरात है, और जयपुर से निकट कौन है, मालवा है। जयपुर उसे उस समय आमेर कहा जाता था और जोधपुर इसे मारवाड़ कहा जाता था। तो इस हिसाब से मैप से आप याद रखिएगा कहाँ किसका सूबेदारी मिलता है, यह सब क्वेश्चन पूछते रहता है, इसलिए आपको समझा दिए। तो जहांदार शाह के बारे में याद रखना है, जो जुल्फिकार खां के मदद से मुगल बादशाह बनता है, फिर जजिया कर पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करता है, पूरी तरह से मतलब जजिया कर को खत्म नहीं करता है। इसका संबंध, इसकी प्रेमिका रहती है लाल कुंवर, इसका शासन प्रशासन में बहुत हस्तक्षेप रहता है, जिस कारण इसे ही यह हस्तक्षेप करने देता है, इसलिए इसका हस्तक्षेप रहता है, इस कारण इसे लंपट मूर्ख के नाम से या लापरवाह के नाम से जाना जाता है। यह आमेर के शासक जयसिंह को मिर्जा राजा को उपाधि देता है और मालवा का सूबेदार बनाता है, और मारवाड़ के शासक अजीत सिंह को महाराजा को उपाधि देता है और गुजरात का सूबेदार बनाता है। इसके बाद जहांदार शाह के बाद देखेंगे अगला मुगल बादशाह बनता है, ये समझ गए होंगे आप, अगला मुगल बादशाह बनता है फर्रुखसियर। अगला मुगल बादशाह बनने वाला व्यक्ति कौन है, फर्रुखसियर है। फर्रुखसियर फर्रुखसियर 1713 से लेकर 1719 तक रहता है। फर्रुखसियर के बारे में कौन कौन सी बात याद रखना है, तो देखिए फर्रुखसियर किसके मदद से मुगल बादशाह बनता है, तो सैयद बंधु के मदद से, सैयद बंधु की मदद से मुगल बादशाह बनता है। अब देखिए सैयद बंधु बताए थे, ये हिंदुस्तानी गुट के थे। सैयद बंधु के बारे में याद रखना है, इसे किंग मेकर के नाम से जाना जाता है, इसे निरिक निर्माता, इसे निरिक निर्माता या किंग मेकर, किंग मेकर के नाम से जाना जाता है। इसे क्यों किंग मेकर के नाम से जाना जाता है, तो यह अपने मतलब प्रभाव से चार मुगल राजकुमार को बादशाह बनाता है। किस किस को बनाता है, तो फर्रुखसियर के बाद रफी-उद-दौला और मोहम्मद सारंगीला को, मतलब 4 मुगल राजकुमारों को बादशाह बनाता है। किस किस को मुगल बादशाह बनाता है, तो फर्रुख
सैयद रफीउद्दर्जात, रफीउद्दर्जात, रफीउद्दौला, रफीउद्दौला और मोहम्मद शाह रंगीला। चार चार मुगल राजकुमारों को बादशाह बनाता है, जिस कारण इसे निरिप निर्माता या किंग मेकर के नाम से जाना जाता है। जो मतलब राजा को बना रहा है, इसलिए इसे किंग मेकर कहा जाता है। सैयद बंधु को, सैयद बंधु में दो भाई थे। सैयद बंधु कौन कौन से दो भाई थे? तो अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां। जब फर्रुखसियर सैयद बंधु के मदद से मुगल बादशाह बनता है तो अब्दुल्ला खां को अपना वजीर बनाता है और हुसैन अली खां को मीर बख्शी का पद देता है। मीर बख्शी अभी के मतलब रक्षा मंत्री से समझ सकते हैं, मतलब सेनापति होता था मीर बख्शी सेनापति होता था, अभी का रक्षा मंत्री समझ सकते हैं, और वजीर अभी का वित्त मंत्री से समझ सकते हैं। मतलब दो ठो मुगल का जो मेन पद होता है वो इस दोनों भाई को मिल जाता है, अब्दुल्ला खां को और हुसैन अली खां को। हुसैन अली खां को मीर बख्शी का पद मिलता है, अब्दुल्ला खां को वजीर का पद मिलता है। और उसके बाद शासन प्रशासन शुरू होता है। शासन प्रशासन के क्रम में देखिएगा, सैयद बंधु, देखिए बहादुर शाह प्रथम का निधन मुगलों से संघर्ष करते हुए हुआ था। तो मुगल से संघर्ष, बहादुर शाह प्रथम का संघर्ष सिखों से संघर्ष करते हुए मतलब उसका निधन हुआ था। तो सिख से संघर्ष मुगल का जारी था। जहांदार साहब सब शासक बनता है तो पर भी सिख से संघर्ष शुरू रहता है। उसके बाद सैयद बंधु भी शासक बनता है तो पर भी सिख से संबंध शुरू रहता है। उसके बाद देखिएगा सैयद बंधु के शासनकाल में 1716 ईस्वी में बंदा बहादुर का निधन हो जाता है। मतलब बंदा बहादुर का सैयद बंधु हत्या करवा देता है। उसके बाद आपको 1717 का शाही फरमान याद होगा, समझाए थे अंग्रेज को मिला था शाही फरमान। किसको मिला था? अंग्रेज को मिला था। अंग्रेज के लिए शाही फरमान मेघना काटा साबित हुआ था। उसके बाद इसके समय में 1719 ईस्वी में दिल्ली का संधि होता है। 1719 ईस्वी में दिल्ली का संधि होता है। किसके किसके बीच में दिल्ली का संधि होता है? तो मराठा और सैयद बंधु के बीच हम समझेंगे कि मराठा में दिल्ली का संधि मराठों का मेघना काटा कहा जाता है। क्योंकि देखिए जब फर्रुखसियर सैयद बंधु के मदद से मुगल बादशाह बनता है तो सैयद बंधु का फर्रुखसियर हत्या करवाना चाहता है। यह बात की खबर सैयद बंधु को लग जाता है कि सैयद बंधु मतलब फर्रुखसियर हम लोगों का मतलब सैयद बंधु का हत्या करवाना चाहता है। तो सैयद बंधु सोचता है क्यों ना फर्रुखसियर का हम लोग हत्या करवा दे। इसी के लिए मराठा से मदद लेता है, और मराठा से मदद जो लेता है उसी संधि को कहा जाता है दिल्ली का संधि कहा जाता है। और इसके बारे में फर्रुखसियर के बारे में यह बात याद रखना है, इसे लंपट मूर्ख कहा जाता है। लंपट मूर्ख ने इसे घृणित कायर कहा जाता है। लंपट मूर्ख तो जहांदार साहब कहा जाता है, इसे घृणित कायर कहा जाता है। घृणित कायर कहा जाता है। देखिए फर्रुखसियर के बारे में, यह सैयद बंधु के मदद से मुगल बादशाह बनता है। सैयद बंधु के बारे में यह बात आपको याद रखना है, सैयद बंधु हिंदुस्तानी गुट के थे। इसे निरप निर्माता के नाम से जाना जाता है क्योंकि यह चार राजकुमारों को मुगल बादशाह बनाते हैं, फर्रुखसियर, रफीउद्दर्जात, रफीउद्दौला और मोहम्मद शाह रंगीला। फिर सैयद बंधु के बारे में यह दो भाई था, अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां। अब्दुल्ला खां को वजीर बनाता है अपना समय में और हुसैन अली खां को मीर बख्शी बनाता है। 1716 ईस्वी में बंदा बहादुर कौन था? सिख का नेता था, उसका हत्या करवा देता है फर्रुखसियर। 1717 ईस्वी में अंग्रेजों को शाही फरमान मिलता है। यह अंग्रेज के लिए मेघना काटा साबित होता है। बताए थे ओल्फ नामक इतिहासकार जो है शाही फरमान को अंग्रेजों का मेघना काटा कहा था। इसी के समय में 1719 ईस्वी में दिल्ली का संधि होता है। दिल्ली का संधि क्यों होता है? तो फर्रुखसियर सैयद बंधु का हत्या करवाना चाहता है, लेकिन यह बात की खबर सैयद बंधु को लग जाता है तो सैयद बंधु फर्रुखसियर को हत्या करवाने के लिए मराठों से मदद लेता है। उसी संधि को दिल्ली का संधि कहा जाता है।
अब इसे ही फर्रुखसियर को ही घिरनीट कयार के नाम से जाना जाता है। आगे हम यहीं से पढ़ेंगे अगला क्लास में। ठीक है, जय हिंद।